जीरो आवर। श्री गजेंद्र उमराव सिंह पटेल। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री आवास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मध्य प्रदेश बहुत जनजातीय क्षेत्र बाहुल्य है। प्रधानमंत्री आवास में ग्रामीण और शहरी दोनों में अलग अलग राशि का प्रावधान है। जहां पर ग्रामीण में 1,20,000 है, 1.5 लाख रुपए है, वहीं पर शहर में 2.5 लाख रुपए का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन की व्यवस्था लंबी होने से कई बार सीमेंट रेत लाने में काफ़ी व्यय खर्च होता है, जिससे 1.5 लाख रुपए की राशि कम पड़ती है और शहर में 2.5 लाख रुपए की राशि जो पर्याप्त है। और इसमें जो लेबर पेमेंट है, कई जगह 18,000 है, 20,000 रुपये के आसपास, वो लेबर पेमेंट भी किस्तों के माध्यम से दिया जाना चाहिए। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्र की जो राशि 1.5 लाख रुपए है, इसको बढ़ा के 2.5 लाख रुपए की जाए और जो लेबर पेमेंट है उसको भी किस्तों में ही हितग्राही को दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भगीरथ चौधरी जी। सभापति महोदय, आपने आज शून्यकाल में मुझे अवलंबे लोक महत्व के एक बहुत ही ज्वलंत समस्या के ऊपर बोलने का अवसर दिया। आपका बहुत बहुत आभार। सर्वग्राही विकास के पथ पर चलते हुए राष्ट्र कल्याण के संकल्प के साथ भारतीय राजनीति में युगांतर स्थापित करने एवं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार के ऐतिहासिक स्वर्णिम 8 वर्ष पूर्ण होने पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सभापति महोदय, बहुत समय बाद देश में एक कुशल नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की केंद्र सरकार विद्यमान है। हमारी सरकार द्वारा बहुत से कठिन निर्णय जनता के जीवन सुधार हेतु लिए गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में भी भारतीयों के जीवन स्तर में सुधार हेतु एक कड़ा कदम और कठोर निर्णय लेने में कोई गुरेज नहीं करेगी। मान्यवर, इसी कड़ी में केंद्र सरकार का ध्यान देश की दवा कंपनियों द्वारा उनके उत्पाद और अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्तमान में विभिन्न दवा कंपनियां अपने उत्पाद से कहीं अधिक मूल्य वास्तविक से 10 से 100 गुना मूल्य अंकित करती है, जिसका सीधा लाभ दवा विक्रेताओं को मिलता है, किंतु आम जनता को इसे कोई लाभ नहीं मिलता है तथा मूल्य ने चुकाने की स्थिति में कई बार उसे अपने परिजनों के जीवन से हाथ धोना पड़ता है। सभापति महोदय, इस प्रकार से दवा कंपनियों द्वारा सीधा दवा लाभ विक्रेताओं को पहुंचाया जा रहा है, वो भी मनमाने तरीके से। प्राय देखा गया है कि कई जीवन रक्षक दवाएं जिनकी कीमत वास्तविक कीमत से 100 गुना से 1000 गुना तक होती है, जो सामान्य परिवार के लिए कहीं अधिक होती है और जिसका लाभ प्राइवेट अस्पताल या दवा विक्रेताओं को मिलता है। अतः सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि इस जो ऐसा प्रावधान या बिल में संशोधन करके लाया जाए जिसे इन दवा कंपनियों पर अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित करने का प्रतिबंध लगे तथा दंड का प्रावधान भी हो। आशा है वर्तमान केंद्र सरकार इस पे जरूर ध्यान देगी। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। Respected Chairman, thank you very much for giving me an opportunity to raise a matter of urgent importance in my Parliament constituency. Sir, there were proposals for construction of 8 ROBs in lieu of level crosses in my Parliament constituency in the railway line from Chingavanam to Tripunithura. Sir, out of these 8 ROBs, one at Puvanduruthu and another at Manyur are completed at the time of doubling of the railway line in this area. Sir, in the case of 2 ROBs, that is one at Caritas and another at Mulanduruthi, the railway portion is completed and the construction of approach roads have been started by the government of Kerala recently. Sir, in the case of the other balance 4 ROBs, Kurikad in lieu of LC number 11, Kaduthurthi in lieu of LC number 21, Kurupandra in lieu of LC number 22, Kodanallur in lieu of LC number 23, even though the railways have given
approval for the construction of these ROBs, the work has not so far been started. Sir, these 4 ROBs are very important, and there is heavy road traffic in these through these level crosses. Sir, I request the Honorable Railway Minister through you, sir, that to intervene in this matter and give directions to expedite the construction of these 4 ROBs, one at Kurikad, Kaduthuruthi, Kurupandara and Kodanallur. Thank you, sir. Thank you. धन्यवाद सभापति महोदय जी, आपने मुझे शून्यकाल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। सभापति महोदय, मैं आपके समक्ष अपने संसदीय क्षेत्र सलेमपुर के बहुत ही महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सलेमपुर के गोरखपुर भटनी छपरा रेलखंड पर भाटपा रानी रेलवे स्टेशन के पश्चिम की ओर संपार संख्या 112, भटनी रेलवे स्टेशन के पूर्व की ओर संपार संख्या 115 और गोरखपुर भटनी वाराणसी रेलखंड पर बेलथरा रेलवे स्टेशन के दक्षिण ओर संपार संख्या 19 पर रेल ओवरब्रिज बनाने की आवश्यकता है। साथ ही इसी रेलखंड पर पीको रेलवे स्टेशन के उत्तर की ओर अंडरपास रेलवे द्वारा पास होने के बावजूद भी नहीं बन पा रहा है। महोदय, उपरोक्त रेलवे फाटक पर आए दिन लंबी जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे लोगों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि रेलवे का जो गाइडलाइन है कि कैसे संपार पर ओवरब्रिज बनाना है, उसकी QRBT जो होती है 1 लाख से ऊपर होती है और 1 लाख रेलवे के सर्वे में हर रेलवे फाटक पर 1 से 1.5 लाख की QRBT पाई गई है। इसलिए ओवरब्रिज न होने के कारण कई बार दुर्घटना की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में लोगों का जान माल का खतरा बना रहता है। लोग जल्दबाजी में रेलवे ट्रैक पार करने लगते हैं, जिसके कारण कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। अतः सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जनहित में मेरे संसदीय क्षेत्र सलेमपुर के गोरखपुर भटनी छपरा रेलखंड पर भाटपा रानी रेलवे स्टेशन के पश्चिम की ओर संपार संख्या 112, भटनी रेलवे स्टेशन की पूर्व की ओर संपार संख्या 115, गोरखपुर भटनी वाराणसी रेलखंड पर बेलथरा रेलवे स्टेशन के दक्षिण संपार संख्या 19 पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कराने व साथ ही भटनी वाराणसी रेलखंड पर पीको रेलवे स्टेशन के उत्तर की ओर अंडरपास बनवाने की कृपा करें। श्री छेदी पासवान जी। धन्यवाद सभापति महोदय। विषय बिहार राज्य के कैमूर जिला के अधौरा प्रखंड अथवा रोहतास जिला के नौहट्टा प्रखंड में एक सैनिक स्कूल की स्थापना करने का निवेदन। महोदय, कृपया अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र सासाराम बिहार के रोहतास एवं कैमूर जिला सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक एवं आवागमन की दृष्टिकोण से बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश से निकट होने के कारण उपयुक्त एवं प्रासंगिक है, जहां सरकार के नई उम्मीदों को अवसर में बदलने के लिए एक सैनिक स्कूल की स्थापना की अपेक्षा है, जिससे संभावनाशील प्रतिभाओं को श्रेष्ठ नागरिक बनने का अवसर प्राप्त हो सके। अतः विशेष आग्रह है कि कैमूर जिला के अधौरा अथवा रोहतास जिला के नौहट्टा में एक सैनिक स्कूल की स्थापना करने हेतु सदन के माध्यम से संबंधित मंत्रालय को निर्देश देने की कृपा की। श्री जनार्दन मिश्र जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आपने हमारे लोकसभा क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा का अवसर दिया। महोदय, रीवा लोकसभा क्षेत्र के उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के तहत आने वाले डभौरा रेलवे स्टेशन में लॉकडाउन के पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 01107 व छिपरा एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 0291112, काशी एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 1501817 व कामायनी एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 110717 इन गाड़ियों का ठहराव कई वर्षों से हो रहा था। कोविड काल में इन गाड़ियों को बंद कर दिया गया था। अब इन गाड़ियों का संचालन शुरू हो गया है।
परंतु गाड़ियों का ठहराव नहीं किया जा रहा है। इससे रीवा जिले के 40% आबादी के सामने मरीजों एवं यात्रियों को मानिकपुर या इलाहाबाद से गाड़ियों में यात्रा करनी पड़ रही है। अतः आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से निवेदन है कि इन गाड़ियों का ठहराव डभौरा स्टेशन पर पुनः शुरू कराने की कृपा करें। धन्यवाद। श्री वी वेथिलिंगम जी। Honorable Speaker, sir, a large number of customers are still holding on the service of BSNL without switching over to any other private players, in spite of poor connectivity due to the devotion of on the nation and nationalized firm BSNL. Due to the operation of BSNL with 3G facility to the customers are complaining that they are getting disturbed calls, slow mobile data and network signal problem. I urge upon the Honorable Union Minister for Communication to extend 4G and 5G facility immediately to state-owned BSNL to hold the customer base. I request to take up the UT of Puducherry as a model region to provide 4G, 5G facility to BSNL, Pondicherry being a capital of Union Territory. श्री जगदम्बिका पाल जी। अधिष्ठाता महोदय, भारत की संसद ने पहले लोकसभा में द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर फर्स्ट अमेंडमेंट बिल पास किया था और कल राज्यसभा में भी पारित कर दिया। दोनों सदनों में पारित होने के बाद ये उत्तर प्रदेश के गौड़ समाज के लिए, धुरिया समाज के लिए, पठारी समाज के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जिस तरीके से इस समाज के लोगों ने, चाहे वो इनके महापुरुष कोमाराम भीम जी हों, संग्राम शाह हों, मोती कंगाले हों, इन सब लोगों ने गौड़ समुदाय के लोगों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और ये भारत के सबसे बड़े जनजातीय समूहों में से एक हैं, जिसको शायद पहली बार जो उनको मिलना चाहिए था, जिससे सम्मान हो, उनके रोजगार की बात हो, उन्हें आरक्षण की हो, मैं बधाई दूंगा कि पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दोनों सदनों से जनजातीय लोगों को ये अधिकार प्राप्त हुआ है कानून के माध्यम से। और केवल वो अधिकार प्राप्त हुआ, उन्होंने इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में जिस तरह से जनजातीय गौरव दिवस पे जो 15 नवंबर को उन्होंने मनाने का निश्चय किया कि पूरा देश अपने उन जनजातियों के योगदान को, उनके संग्राम को, चाहे बिरसा मुंडा भगवान हो और चाहे हमारे यहाँ गौड़ समाज के लोग हों, और या पूरे देश के हर राज्यों में जनजातीय समूह के लोगों ने अपना योगदान दिया है। और आज उसी लिए जिस तरह से हमारी सरकार ने 50 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की स्थापना किया है, वह भी पूरे देश के एक एक राज्यों के रहने वाले उन जनजातीय लोगों के सम्मान है और उनको देश की मुख्यधारा में लाने का भी काम है। आज जिस तरीके से चाहे वो मणिपुर के रानी गैंडली ट्राइबल फ्रीडम मूवमेंट हो, आप में उस तरीके से मैं कहना चाहता हूँ, मैं विषय पे आ जा रहा हूँ। विषय पे जी, विषय ये है कि आज उत्तर प्रदेश में 13 जनपदों में आज उन गौड़ समाज के लोगों को एसटी की श्रेणी में रखा गया। अभी इस विधेयक से 4 वो जनपद जिससे बस्ती से अलग हुआ संत कबीर नगर, या भदोही जो बनारस से अलग हुआ चंदौली, और कुशीनगर, अब इन जनपद के उन लोगों को जो हमारे गौड़ समाज के थे, धुरिया समाज के, उनको भी एसटी में रहने का मौका मिलेगा। 2017 के चुनाव में जो नगर पंचायत, नगर पालिका के चुनाव थे, आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता ये हूँ कि उनको नगर पालिकाओं में आरक्षण था। 2000 ट्राई टू हैव पेशेंस अधीर रंजन जी पेशेंस रखिए, अब आपको मालूम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के नगर पालिका, नगर महापालिका पंचायतों में 2017 में जनजाति का भी आरक्षण था, लेकिन इस बार ये आरक्षण नहीं हुआ। एक तरफ हमारी केंद्र सरकार इनके लिए विधेयक पारित करके एसटी को आज 10 लाख की बड़ी समूह की आबादी को मिल रहा, और आज इस चुनाव में आरक्षण नहीं। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश के होने वाले इस नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर महापालिकाओं के चुनाव में जो पहले इन जनजातीय लोगों के लिए आरक्षण का प्राविधान था, उसको संविधान के अनुच्छेद 243 जिसमें अधिकार है उसमें श्रीमती अपराजिता पारंग, जिससे कि हमारे गौड़ समाज, धुरिया समाज, उन लोगों के भी या जनजातीय समाज का आरक्षण हो सके। धन्यवाद। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं उड़ीसा राज्य के मिनरल माइनिंग सेक्टर, खनिज खनन क्षेत्र में हो रही
व्यापक अनियमितता की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। ओडिशा राज्य में आर्थिक वर्ष 2020-21 में बहुत सारे आयरन और माइंस राज्य सरकार द्वारा नीलाम किए गए थे। बहुत आश्चर्य की बात है महोदय कि तुरंत आर्थिक वर्ष 21-22 से नए नीलामधारियों ने खनन किए गए आयरन ओर में लो ग्रेड आयरन ओर लौह अयस्क का परिमाण बहुत अधिक दिखलाना शुरू कर दिया। सर, उदाहरण देना चाहूंगी। हम सब जानते हैं कि 55% फेरस कंटेंट से कम वाले आयरन ओर को हम लो ग्रेड आयरन ओर कहते हैं और इसका मूल्य बहुत कम होता है। आर्थिक वर्ष 2019-20 यानी कि माइंस नीलाम होने से पहले लो ग्रेड आयरन ओर का प्रतिशत इन माइंस में 0.9% था, 0.9%। महोदय, एक वर्ष के अंदर इन नए नीलामधारियों ने ये 0.9% को 27.3% दिखलाया। 0.9% became 27.3%। लो ग्रेड आयरन ओर इतना बढ़ गया। 20-30 सालों से जिन माइंस में हाई ग्रेड आयरन ओर होता था वो एक वर्ष में 2020-21 और 2021-22 सर एक वर्ष में यह बढ़कर 27.3% हो गया और अप्रैल और मई 2022 में यह प्रतिशत बढ़ के 42.3% और 58.9% हुआ, 42.3% एंड 58.9%। सर, इससे होता क्या है? एवरेज सेल प्राइस कम हो गया, बिड अमाउंट कम हो गया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में कम पैसे आने लगे और करोड़ों का नुकसान राजकोष को हुआ और जन कल्याणकारी कार्य दुर्भाग्यवशतः बुरी तरीके से प्रभावित हुए। सर, बड़ी बात यह है कि मेरे हाथ में एक पत्र है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ने सरकार को लिखा, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को लिखा और इस चिट्ठी, ये जो चिट्ठी है यह दिनांक 11/8/2022 की है और इसमें लिखा गया है कि राज्य सरकार उड़ीसा को तुरंत लिखा जाए और तदारक की जाए, मॉनिटरिंग की जाए और इन्वेस्टिगेशन हो। रिपोर्ट मांगा गया, तलब की गई, लेकिन सर उड़ीसा राज्य सरकार ने कर्णपात नहीं किया। अभी तक किसी भी तरह की इंक्वायरी नहीं हुई है और इससे राजकोष को बड़ा नुकसान पहुंचा है। दुख की बात है कि जन कल्याणकारी कार्य बहुत कम संख्या में हो रहे हैं और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है सर कि उड़ीसा राज्य जो एक गरीब प्रदेश है उसकी जनता प्रभावित हो रही है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगी कि केंद्र सरकार तुरंत राज्य सरकार से फिर से रिपोर्ट मांगे, इंक्वायरी हो और इस दिशा में सुधार लाया जाए। धन्यवाद। Sir, I would like to flag the attention of this august House in regard to the health of Achilles of our strategic objectives lying in the abysmally poor productions of rare earth materials indigenously. So the reason being that till now our government has been importing more than 90% of rare earth minerals from China. Sir, rare earth material consists of 17 very critical elements, critical minerals, which used to apply on more than 20 items of our globe, which is very critical in nature, ranging from nuclear power to magnet to electric vehicles, etc., etc., etc. So this kind of dependence upon a hostile country, I think, will not augur good for our nation. That is why I thought it prudent to flag the attention of this House. Sir, India has 6% of world's rare earth reserve, but we fail to explore less than 1% of global output. So the rare earth materials includes
lanthanoids, candium, yttrium. Sir, these rare earth elements are important components because of their wide range of applications that I have already told you. Sir, it is indispensable for manufacturing everything. So the House must be known that rare earth materials are indispensable for manufacturing everything, from smartphone to wind turbines. So certainly there are some sorts of sustainability paradox attached to it. Sir, it is known as a green gold. So rare earth materials are recognized as a green gold. So I would request the honorable, request this government that mineral exploration has to be given a due priority so that the rare earth materials that are all the strategic importance should not be ignored. श्रीमती Sir, जी उनकी माधवी तरीके का नसीब बन नहीं है कि 5 मिनट बोलते रहेंगे, इसलिए मैं खड़ा आप ऐसा मत बोला कीजिए, इट्स नॉट गुड. Thank you, sir. Sir, the coffee board had. आप बहुत सीनियर. Sir, the coffee board has passed a resolution to seek the approval of the ministry to fill up the vacant post immediately to meet the requirements of the coffee industry, especially scientific and technological advisories requirements in the tribal growers. Sir, a total of 152 vacancies have arisen out of the revised sanction strength of 547, which are to be filled by the promotion as well as by the direct recruitment. Sir, being a coffee board member, I strongly feel that it is very essential to fill up this post for the smooth and efficient functioning of the organization, as most of the coffee board officers are located in the remote places, plantation areas. Sir, as per a letter dated 22/2/2017, the Department of Commerce, which states that no vacant post should be filled up and no promotion should be made with the approval of the Department of the Commerce. This process is causing terrible delays in filling up the vacancies within the revised sanction strength of 547. Sir, I request the Honorable Minister of Commerce and Industries through you to kindly withdraw the circular dated 22/2/2017 and empower the coffee board to give the timely promotions as well as to fill up the vacancies by direct recruitment. I also urge the government to grant the permissions to fill up the 152 essential posts by the promotions, deputations or direct recruitments. Thank you, sir. श्री मद्दिला गुरुमूर्ति जी. Thank you, Honorable Chairman, sir, for allowing me to raise an important issue. Chairman, sir, Tirupati Parliamentary Constituency had a lot of potential resources to become a part of Gatshakti initiative, such as Krishnapatnam Port, Sri City Sedge, Naidupeta Sedge, EMC1 and EMC2. Tirupati International Airport close to Bangalore and Chennai. There is demand from the industry for integrated developmental of infrastructure and more cargo terminals in Tirupati Parliamentary Constituency, sir. I request through you, sir, to the Honorable Minister of Railways to establish Gatshakti model multi-modal cargo terminal in Tirupati Parliamentary Constituency under PM Gatshakti framework to provide efficient mode of transport. It is essential for more freight by rail to reduce the logistic cost of the industry, sir. Thank you, sir. श्री वीके श्रीकंदन जी. Respected sir, it has been a demand of the Employees Provident Fund pensioners numbering over 65 lakhs to increase the minimum monthly pension from the present rupees 1,000 to rupees 9,000, including dearness allowance. The demand of the EPF pensioners who had served the country in various roles is genuine. The pension amount which is being paid to them is not sufficient even to meet their needs for a few days with this high inflation the country is facing. They are also not able to afford the medical expenses on this account. Therefore, I urge upon the government to enhance the pension amount rupees 9,000 as well as to implement better medical facilities for them. Thank you. श्री हनुमान बेनीवाल जी. सभापति महोदय,
मैं आपके माध्यम से एक संवेदनशील विषय की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, आज देश के अंदर हमने देखा कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जिस तरह की फिल्में, जिस तरह के टीवी सीरियल, धारावाहिक, जिससे हमारे जो इतिहास है हमारा, उसके साथ छेड़खानी की जाती है और फिर उनको हिट कैसे करें फिल्म और सीरियल को। ऐसा ही एक उदाहरण मैं दूंगा। सोनी टीवी पर पुष्य श्लोक अहिल्याबाई नामक टीवी धारावाहिक प्रसारित किया जा रहा है। उसमें 17 नवंबर 2022 के एपिसोड में हमारे राजस्थान के भरतपुर के अजय योद्धा महाराजा सूरजमल जी के इतिहास को गलत रूप से प्रस्तुत किया गया, जिसको लेकर राजस्थान सहित देश भर में महाराजा सूरजमल जी में आस्था रखने वाले लोगों, जाट समाज सहित सर्व समाज में भारी रोष व्याप्त है। सभापति महोदय, इससे पूर्व पानीपत फिल्म में भी महाराजा सूरजमल जी के इतिहास को गलत रूप से दर्शाया गया था, जिसका सड़क से लेकर सदन तक हमने भी विरोध किया। तमाम लोगों ने विरोध किया कि भाई इस तरह नहीं होना चाहिए। फिर बाद में हम मिले गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, और वो उन दृश्यों को हटाया गया था। सभापति महोदय, मेरा निवेदन कि आप इस तरह सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए देश की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले योद्धाओं के इतिहास को गलत रूप से फिल्म या धारावाहिक के माध्यम से प्रस्तुत करने वाले लोगों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए। सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले पुष्य श्लोक अहिल्याबाई नामक धारावाहिक के निर्माता निर्देशकों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाए, इसके प्रसारण पर रोक लगाई जाए। साथ ही जिस एपिसोड में महाराजा सूरजमल जी के इतिहास को गलत रूप से दिखाया, उसको सभी प्लेटफॉर्म से हटाया जाए और निर्माता निर्देशक पूरे देश से माफी भी मांगे, क्योंकि महाराजा सूरजमल जी वो योद्धा और शासक थे जिन्होंने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा और हमेशा देश की अखंडता की रक्षा की। और सूरजमल जी का अपमान किसी भी रूप में देश में स्वीकार्य नहीं है। सूरजमल जी धर्म रक्षक और अजय योद्धा थे। सभापति महोदय, मेरा निवेदन था कि राजस्थान पत्रिका सहित प्रमुख देश के अखबारों ने इसको प्रमुखता से उठाया। मेरी सरकार से मांग है कि सोनी जो ये टीवी का ये सीरियल है, इसको बैन किया जाए और इसमें भारी रोष देश के जवानों के अंदर पुनरावृत्ति नहीं हो और कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े देश की। ये मेरा निवेदन है। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से पूरे देश का ध्यान झारखंड में हो रहे अवैध खनन और उसमें मुख्यमंत्री झारखंड की अवैध संलिप्तता के बारे में ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं जिस इलाके से आता हूं, संथाल पड़ना, वहां कोई रोजगार के साधन नहीं है सिवाय ये माइनिंग के। और आपको आश्चर्य होगा सभापति महोदय कि विश्व की जो धरोहर है फॉसिल, 19 करोड़ लाख साल पुराना जो फॉसिल हमारे यहाँ है, जो विश्व की धरोहर है, जिसके ऊपर की बीरबल साहनी ने पूरा रिसर्च किया और आपके उत्तर प्रदेश में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट लखनऊ है, उस पूरे फॉसिल को भी ये गिट्टी माफिया ने, स्टोन माफिया ने पूरा क्रसिंग कर दिया। मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं वो जेल के अंदर है, मुख्यमंत्री के जो बिजनेस पार्टनर हैं वो जेल के अंदर हैं, जो माइनिंग सेक्रेटरी थी वो जेल के अंदर है और उसके सीए के यहां 20 करोड़ रुपया पकड़ा है। ईडी ने जो अपनी जांच आगे बढ़ाई, उस जांच में यह पता चला कि यह पूरा का पूरा स्कैम जो है 10,000 करोड़ का है। और यह स्कैम इतना बड़ा है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ट्रक जो है साहबगंज और मनिहारी एक घाट है, आप सभापति महोदय चूंकि बिहार को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, वहां ट्रक डूब गया, 10 ट्रक डूब गए, 10 ट्रक डूब गए। आज तक 6 महीने हो गए, उन ट्रकों का कौन मालिक है वो ट्रक लेने के लिए नहीं आया। ड्राइवर कौन वहां ट्रक में बैठे हुए थे, उनकी डेथ हो गई, वो नहीं आया। खलासी कौन, किसकी डेथ हो गई, वो नहीं आया। तो मेरा लगातार ये मानना है एनजीटी का रूल का वायलेशन हो रहा है, माइनिंग एक्ट के रूल का वायलेशन हो रहा है। गिट्टी और बालू अवैध पैमाने पर केवल खनन ही नहीं हो रहे हैं, ये बांग्लादेश तक जा रहा है और बांग्लादेश के साथ जो हमारा बॉर्डर लगा हुआ है, सारे माफिया बांग्लादेश और आईएसआई कंट्रोल्ड है और ये सारे पैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बाहर चले गए। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि भारत सरकार के, चूंकि सारे रूल, माइनिंग एक्ट भारत सरकार का है, एनजीटी एक्ट भारत सरकार का है, वहां का आम आदमी परेशान है, मुख्यमंत्री खुद इसमें इन्वॉल्व है। मुख्यमंत्री के सचिव के यहां जब रेड होता है तो उनके ब्लैंक चेकबुक नजर आते हैं। इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो, इसकी एनआईए की इंक्वायरी हो, क्योंकि ये बांग्लादेश जा रहा है और हमको जो है मुक्त करिए और 10,000 करोड़ जो देश का बाहर चला गया है उसको वापस लाकर गरीबों में बांट। श्री नव कुमार सरनिया जी। थैंक यू चेयरमैन सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।
सर, मैं असम का एक मेरा क्षेत्र भी है, महत्वपूर्ण जो विषय है कोच राजवंशी, आदिवासी, आहम, मोरान, मोटोगो, चटिया से जनगोष्ठी को एसटी का दर्जा देने के लिए असम सरकार द्वारा मंत्रियों के गुट के जरिए मॉडलिटी तैयार करके केंद्र सरकार को सिफारिश करना था, लेकिन अभी तक इनसे समुदाय की जनजातिकरण नहीं हुआ। इनसे समुदाय के लोगों ने वर्षों से ये मुद्दा उठाते रहा, आंदोलन पर आंदोलन करते रहा, और प्रधानमंत्री जी भी 14 में जब बंगाईगांव में गया था, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कोजानी को वो एसटी बनाएगा। मेरा केंद्र सरकार और असम सरकार से आग्रह है कि इन से समुदायों को इस शीतकालीन सत्र में दौरान जनजातिकरण का दर्जा दिया जाए। और साथ ही सर, उधर का जो कोलिता जनगोष्ठी है वो लोग ही बहुत पहले से मुद्दा उठा रहे हैं, उसको भी एसटीकरण किया जाए। और उसके साथ भी सर जो गोरखाली है वो भी मांग कर रहे हैं। मेरा असम और सेंट्रल इंडियन सरकार से वही आग्रह है जल्द ही जल्द उसको जनजातिकरण के अधीन लाया जाए। थैंक यू सो मच। पीपी चौधरी जी। महोदय, आज हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेल के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं माननीय रेल मंत्री जी का, जिन्होंने मेरे क्षेत्र से जुड़ी रेल की प्रत्येक मांग पर उचित कार्रवाई हेतु कदम उठाए हैं। महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण रेलों के ठहराव आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत करवाना चाहता हूं। भगत की कोठी पुणे एक्सप्रेस का रानी में ठहराव, बांद्रे टर्मिनस भगत की कोठी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का पाली में ठहराव, साबरमती अजमेर इंटरसिटी एक्सप्रेस का सोजत रोड और सोमेश्वर में ठहराव, अरावली एक्सप्रेस का जवाली में ठहराव, स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस का मारवाड़ जंक्शन में ठहराव, रणथंबोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का पिपाड़ रोड में ठहराव, रानीखेत एक्सप्रेस का तिवरी में ठहराव, रणकपुर एक्सप्रेस का नाना में ठहराव, जैसलमेर जोधपुर एक्सप्रेस और जम्मू तवी एक्सप्रेस का ओसिया, तिवरी व मथानिया में ठहराव। मान्यवर, ये सभी मांगे पिछले कई सालों से लंबित चल रही हैं। मेरा माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन है कि इन मांगों पर आम जनहितार्थ जल्द ठहराव स्वीकृत करने की कृपा करें और मेरे क्षेत्र के पुणे, चेन्नई और हैदराबाद में बसे प्रवासियों के लिए जोधपुर से पाली मारवाड़ होते हुए अभी सिर्फ सप्ताह में एक डायरेक्ट ट्रेन है, उसके फेरे बढ़ाने की कृपा करें। धन्यवाद। बीवी सत्यवती जी। Thank you, Chairperson, sir. Sir, fulfilling the long-felt aspirations of people of North Coastal Andhra Pradesh and fulfilling the pressing need of the newly bifurcated state of Andhra Pradesh to have a separate railway zone, the new union government has announced the formation of new South Coast Railway Zone with its headquarters at Visakhapatnam in Andhra Pradesh. I thank on behalf of the state of Andhra Pradesh and the people of Uttarandhra to the Minister of Railways and to the union government also, sir. This move shall go a long way in ensuring the development of the state in a balanced manner, in synchrony with the wishes of the state government under the leadership of our dynamic Chief Minister, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu. However, Chairman, sir, we wish to bring to your notice that the proposed merger of Andhra portion of bifurcated Voltaire division with Vijayawada division may not be in the best of interests of the state of Andhra Pradesh and the people of Uttarandhra. Being a 125-year-old divisional headquarter with many important A1 category stations located on the same, this move, if implemented, may cause concern among the people of North Coastal Andhra Pradesh along with the railway employees. Given its significance in handling many engineering challenges due to difficult terrain in the Eastern Ghats section, along with providing connection between the ports and the iron ore belts located in the hinterlands, such a move would also be against the spirit of the item 8 of Schedule 8 of AP Reorganization Act 2014. Hence, therefore, Honorable Chairman, sir, through you, we urge the Union Government to provide for the retention of a bifurcated Voltaire division as a separate division
alongside the formation of a new South Coast Railway Zone with headquartered at Visakhapatnam. Thank you very श्री much. मौलाना बदरुद्दीन अजमल जी। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, इस इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर, हमारे यहाँ मेरे क्षेत्र में ग्वालपाड़ा ईस्ट वेस्ट जोलेश्वर और उसके बाद विलासीपाड़ा ईस्ट वेस्ट में सर ये जमाना शुरू हो गया। हमारे यहाँ हाथी उतर आते हैं जंगलों से, और हाथी उतरने के बाद लोगों के घर को तोड़ देते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। वो लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, खेतियाँ उनकी बर्बाद हो जाती है। तो सर इस मामले में सरकार से आपके माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि इसको फौरन इमीडिएटली, और ये हर साल होता है, उन लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिलता, ना खेती बर्बाद होने का, ना उनके घर बर्बाद होने का। ये बहुत ही अर्जेंट मैटर है सर। अब ये उतरना शुरू हुआ और ये पूरी सर्दियों में पूरे आसाम में उतरेंगे। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से इसके लिए आग्रह करता हूँ कि इसके ऊपर ध्यान दें, फौरन इसको फॉरेस्ट बंद करें और लोगों को इसके बारे में मुआवजा दिया जाए। गरीबों की खेतियां, घर सब बर्बाद हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय सदस्यों के सामान्य से नाम जिनके नहीं आ पाए हैं वो लिस्ट में अब ले रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा एक मिनट में कहिए। श्रीमती प्रतिमा मंडल जी। Thank you, Honorable Chairperson, sir, for allowing me to speak on 0 hours. Sir, working long hours has many जो पहले कई बार बोल चुके हैं वो भी शांत बैठे जी। So, working long hours has many ill effects on health and well-being. Not just this, it decreases the overall productivity of a person and also affects the cognitive ability. The Labour Code enacted by Government of India has provision for 4-day work week, but bankers of the nation work 6 days a week on alternate weekends. The Bank Employees Association has been demanding to have 5 working days. They are ready to compensate for the couple of Saturdays by working extra hours on weekdays. This is a justified demand. I would request the government to intervene and look into the matter to make it possible. This will help positive effects and bring down the mental health issues suffered by bankers in India, which is clearly reflected by high suicide rate amongst them. Thank you, sir. श्रीमती शारदा बेन पटेल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेहसाणा में रेलवे यार्ड के कर्मचारी मौजूद है, लेकिन रेलवे यार्ड कार्यरत नहीं है। मेहसाणा में पहले यार्ड हुआ करता था। अभी की अगर हम बात करें तो मेहसाणा उत्तर गुजरात का केंद्र बिंदु है। पाटन बनासकांठा जिले की सारी ट्रेनें मेहसाणा से होते हुए जाती है। मेहसाणा से वडनगर से अंबाजी से राजस्थान को जोड़ता हुआ नया रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है। तो मेहसाणा में यार्ड फिर से शुरू करने से ट्रेनों के रख रखाव में काफ़ी फायदा होगा। यार्ड कर्मचारी मौजूद होने से अतिरिक्त आर्थिक भार भी नहीं होगा। आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान मेहसाणा में रेलवे यार्ड फिर से कार्यरत करने हेतु आकृष्ट करना चाहती हूँ। धन्यवाद। श्री राम शिरोमणि वर्मा जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आपने बोलने का अवसर दिया। महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के में नॉन पैरा बैंकिंग के रूप में सहारा इंडिया नाम की संस्था की तरफ दिलाना चाहता हूं कि सहारा इंडिया के एजेंट जो भी पैसे जमा कराए हैं, लेकिन समय पूरा होने के बाद भी उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। लोग अपने पैसों के लिए आज सहारा इंडिया बैंक एवं सहारा के एजेंट का चक्कर लगा रहे हैं। किसान, मजदूर, व्यापारी एवं मध्य वर्गीय परिवार के लोग अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई को ऐसे स्कीमों में इसलिए लगाते हैं ताकि उनकी बेटी की शादी, उनके बच्चों की पढ़ाई की सही ढंग से हो सके। समय बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं होने के कारण मेरे क्षेत्र व उत्तर प्रदेश की जनता बहुत परेशान है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से वित्त मंत्रालय से मांग है कि जनहित में इसका संज्ञान लेकर अतिशीघ्र उचित कार्रवाई करने की कृपा करें, जिससे पीड़ित लोगों का भुगतान अतिशीघ्र मिल सके। धन्यवाद।
माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्रा सहित पटना जिला के किसान जो अन्नदाता हैं उनकी समस्या की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूं। महोदय, पटना जिला में पिछले वर्ष के तुलना में धान की उपज अधिक हुई है, परंतु दुर्भाग्य है कि परंतु बिहार सरकार ने धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य पिछले वर्ष के मुकाबले 13% लक्ष्य घटाने का काम किया है। पिछले साल लक्ष्य 2,81,000 मैट्रिक टन था। इस बार 23% लक्ष्य घटा करके 2,15,949 मैट्रिक टन कर दिया है, जिसमें सबसे कम पटना जिला में करने का काम, उपज अधिक है और लक्ष्य कम करने का काम किया। सर, किसानों में बहुत आक्रोश है, जो किसानों के समझ से परे है महोदय। लक्ष्य घटाने का मुख्य आधार जो होता है, या तो सूखा पड़ा हो या धान की रोपनी का आच्छादन पिछले वर्ष से कम हुआ हो, परंतु ये दोनों कारणों में कोई कारण भी पटना जिला में लागू नहीं होता है। अगर सूखा पड़ा होता तो सरकार पंचायतों को सूखाग्रस्त घोषित करने का काम करती, परंतु पटना जिला के एक भी पंचायत सरकार द्वारा सूखा क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है। इस वर्ष सरकार ने सभी जिलों के समानुपातिक लक्ष्य घोषित किया गया है, जहां नहरीकृत सिंचाई की व्यवस्था है और जहां गैर नहरीकृत सिंचाई की व्यवस्था है। दोनों में बिहार सरकार ने एक ही तरह का उत्पादन का मानक माना है। सर, हमारे यहाँ पूरा सिंचाई होता है सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और बाद के दिनों में 10 दिन पहले आप बैठ जाइए ना, आप बैठ जाइए, आप बोलिए, आप बैठ जाइए ना। माननीय सदस्य, आप कहिए, आप कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, आप बोलिए। कम है सर जी। देखिए क्या सर में सरकार का मानक है जो युक्ति संगत नहीं है। सोन नहर प्रणाली से संबंधित शिक्षित शाहाबाद के जिले में, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, पटना सहित उन सभी जिलों का लक्ष्य पिछले साल से कम कर दिया गया है। सिर्फ पटना में नहीं, इसके अलावा भी किसानों को के प्रति सरकार अन्याय कर रही है जी। किसानों में घोर आक्रोश है सर। कुछ विरोध हुआ औरंगाबाद जिले में, तो वहां लक्ष्य पूर्ति हो गई, परंतु पटना जिला, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, सासाराम आदि जिलों में लक्ष्य में सुधार नहीं किया गया है। क्या चाहते हैं, बोलिए ना। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वो तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप करे, ताकि धान अधिप्राप्ति लक्ष्य में सुधार हो और किसानों द्वारा उत्पादित धान की पूरी खरीदगी हो सके। मेरे संसदीय क्षेत्र में सर किसान उग्र हैं, आंदोलन कर रहे हैं, पूरा का पूरा व्यवस्था चौपट हो गया है। किसान Honorable Chairperson, I raise to draw the attention of the Civil Aviation Minister regarding the inconvenience faced by the passengers during their air travel, particularly while cancelling the tickets. It is indeed the airlines are taking more than 75% of the funds. Hardly any amount is being returned to the passengers who are cancelling the tickets. And the second one is this abnormal and unreasonable taxes, varieties of taxes. They are inventing new names to the taxes. For example, aviation security fee, user development fee, Q tax. Recently there is a tax introduced by Indigo called Q tax. This is for common use of terminal equipment by the passengers. And then airport authority is putting its own tax. Sir, the pathetic thing is, some of the airlines like Indigo is auctioning the seats, sir. You want first line seat? Sir, normally you go for a web check-in. In the web check-in, if you don't pay, you won't get a boarding pass at all, and you have to get it in the airport only. It is a very difficult thing when you rush to the airport to catch the flight, sir. So all these things should be taken care of. We have a dynamic civil aviation minister, but these things he should apply his mind and see that the passengers are convenient. Thank you. Very good. सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय उठाने का मौका आपने दिया है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा संसदीय क्षेत्र मंगलदय कोविड के बाद
15895, 15896, 15613, 15614, 15815, 15816, Mokok Seleng Rongia, Lasit Express, Intercity Express te कई स्टॉपेज गोरेश्वर, खोराबाड़ी, टोंगला, रोहता, माजबात में अभी तक बंद है। मैं आपके माध्यम से रेल विभाग से दरखास्त करूंगा ये स्टेशन जल्द ही खुला जाए और क्योंकि ताकि लोगों को सुविधा। दूसरा, रंगिया में राजधानी एक्सप्रेस का एक स्टॉपेज इमीडिएटली हो, ऐसा भी डिमांड है। तीसरा, 40 लाख लोग वेस्टर्न उड़ीसा के लोग हमारे क्षेत्रों में वहां पे रहते हैं। वेस्टर्न उड़ीसा के लिए कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी रेल का नहीं है। मैं इसीलिए एक डिब्रूगढ़ से जगदलपुर, भाया रंगापड़ा, रोंगिया, संबलपुर, तितलागढ़ होकर के एक नए रेल हमारे उस क्षेत्र के लिए दिया जाए, यही रेल मंत्री से मैं डिमांड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद sir. I would like to draw the kind attention of the government to the need of around 10 to 13 villages in Boshirhat and Hasnabad PS. Most people of this village, Uttar Debipur, and the adjoining villages, they earn their livelihood by cultivation, they are workers, they are doctors, but their only mode of communication is railway between Champapukur to Barashat or Champapukur to Kolkata. A new railway station named Uttar Debipur Halt Station has been proposed by the Honorable Railway Minister in his speech in the 2012 to 2013 railway budget. An inquiry committee was formed for selecting an appropriate location for constructing the said platform, that is between Champapukur Station and Bhabla Halt Station. Uttar Debipur Halt Station will be helpful to the passengers, not only for the villagers, but also for 4 numbers of municipal ward of our Boshirhat municipality. The Eastern Railway Division has examined the place of Uttar Debipur Halt Station over Hasnabad Sialda Station section, and a detailed report has been sent to the Railway Board on 7th April 2014. Sir, this is 2022, which is ending in the next few days. We have not heard from the Railway Ministry in this regard. So I would urge to the government via you that kindly sanction the Uttar Debipur Halt Station as soon as possible, because thousands of people commute to this route. Thank you, sir. बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष जी महोदय। वर्तमान में सोमनाथ से हरिद्वार तक सीधी ट्रेन नहीं होने के कारण मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों को हरिद्वार जैसे पवित्र तीर्थ स्थान के दर्शन के लिए बहुत ही परेशानी उठानी पड़ती है। महोदय, सोमनाथ से हरिद्वार तक सीधी ट्रेन न होने जाने से केवल अमरेली ही नहीं बल्कि जूनागढ़, भावनगर, राजकोट, गिर सोमनाथ के लोगों को भी अति सुविधा नहीं होगी। इसलिए सोमनाथ से हरिद्वार तक सोमनाथ के लोगों को भी अति सुविधा नहीं होती है। इसीलिए सुपरफास्ट ट्रेन चलाने की अत्यंत आवश्यकता है। सोमनाथ, जूनागढ़, जेतलसर, अमरेली, ढस्सा वाया अहमदाबाद होते हुए हरिद्वार तक पहुंचे। महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र हरिद्वार आने जाने वाले यात्रियों की संख्या बहुत अधिक है, परंतु सीधी ट्रेन की सुविधा का अभाव होने के कारण घूम फिरकर काफी लंबी यात्रा तय करनी होती है। इसी समय की बर्बादी के साथ फिरकर काफी यात्रियों को असुविधा होती है। इसलिए यदि सोमनाथ हरिद्वार तक की सीधी सुपरफास्ट ट्रेन यदि चलाई जाती तो यह ट्रेन कई धार्मिक स्थलों को जोड़ेगी और महत्वपूर्ण ट्रेन सिद्ध होगी। देश में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। महत्वपूर्ण सोमनाथ और वहां के यदि हरिद्वार के लिए ट्रेन चलेगी तो हमारे संसदीय क्षेत्र कम से कम 5 डिस्ट्रिक्ट से 40 से 50 लाख लोगों को इसकी सुविधा होगी और 5 संसदीय क्षेत्रों को पार करके ये हरिद्वार सोमनाथ ट्रेन चलेगी। तो मैं आपके माध्यम से रेल विभाग से मांग करता हूं कि सोमनाथ से हरिद्वार तक की सीधी ट्रेन चलाई जाए। धन्यवाद। श्री के सुरेश जी। Thank you, Chairman, sir. The decision to annual Maulana Azad National Fellowship is an anti-minority, anti-education move by government that jeopardizes the idea of right to education and access to education without hindrance to economically weaker section from minority communities. From 6 notified minority communities,
Muslims, Buddhists, Christian, Jain, Parsi and Sikhs. The move is an insult to Maulana Azad and also disregards all the freedom fighters and their memories of sacrifice. The decision would make higher education inaccessible underprivileged students from minority community, and has a national impact as the scheme covered all institutions recognized by University Grants Commission. Sir, the anti-minority sentiments behind the decision is evident, and Union Minority Affairs Minister Srimati Smriti Irani told Lok Sabha that Maulana Azad National Fellowship was overlapping with the other schemes under which minority students are also covered. Sir, the excuse is defying logic, and any overlap can be identified by applying for the fellowship with the Aadhaar or other universal document. The decision affects all minority students in higher education, as students from 6 notified minority communities, Muslim, Buddhist, Christian, Jain, Parsi, Sikh, received financial help from Scheme for Higher Education. MPhil, PhD programs will be affected, their scholarship to be cancelled. So, therefore, sir, this matter, sir, today morning I gave a adjournment motion. Honorable, sir, let me complete. I gave a adjournment motion for this. Sir, in various parts of the country, minority students organization, other minority organizations had agitation is going on. So I would like to request Honorable Minister through you, sir, whether this J.S. Shivachari. मुझे आपने शून्य अवकाश काल में बोलने के लिए अवसर प्रदान किया जी, धन्यवाद। मेरे संसदीय क्षेत्र सोलापुर के पंढरपुर शहर को You can't speak twice, please. मेरे संसदीय क्षेत्र सोलापुर के पंढरपुर शहर को दक्षिण काशी कहा जाता है। पंढरपुर शहर के पूर्व की और स्थित शेगांव दुमाला राष्ट्रीय महामार्ग 561 रिंग रोड विकसित करने की आवश्यकता है। पंढरपुर शहर से सोलापुर, उस्मानाबाद, लातूर, अहमदनगर, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, विजापुर तक यातायात की जाती है। इसके चलते शहर में अधिकतर ट्रैफिक जाम स्थिति बनी रहती है। पंढरपुर शहर में चैत्र, आषाढ़, कार्तिक, माघ मास में प्रमुख यात्रा होती है, जिसमें लाखों लोग जो है दर्शनार्थी दर्शन के लिए आते हैं। इसलिए ट्रैफिक को उपरोक्त रूट से डाइवर्ट करने के लिए करना पड़ता है। पंढरपुर शहर के पूर्व में 3 मार्ग शेगांव दुमला से मंगलवेढ़ा पंढरपुर रोड राष्ट्रीय महामार्ग 56 को रिंग रोड बनाने की जरूरत है। मैं माननीय रास्ते विकास मंत्री जी से नम्र निवेदन करता हूं कि राष्ट्रीय महामार्ग 561 को रिंग रोड में विकसित करने के लिए उचित कार्रवाई हो, यही मैं निवेदन करता हूं। साथ ही साथ चंद्रभागा को नमामि गंगे के रूप में विकसित करने के लिए भी निवेदन करता हूं। श्रीमती संगीता आशा जी। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ ले जाना चाहती हूं, जहां पिछले लगभग 100 दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे हैं। सर, फीस वहां पर एक ऐसे कुल सचिव का आप लोगों ने नियुक्ति कर दिया जो कि तानाशाह है, जिसने स्टूडेंट्स से मिलना तक जरूरी नहीं समझा। वो बच्चे वहाँ संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनसे मिलना चाह रहे हैं, अपनी समस्या बताना चाह रहे हैं, लेकिन कुल सचिव जी के पास इतना समय नहीं है कि वो उनसे मिल सके। सर, मैं चाहती हूँ कि आपसे एक निर्देश प्राप्त हो जिससे वहाँ के स्टूडेंट की फीस की वृद्धि में कमी की जाए और उसी अनुपात में SC, ST, OBC और EWS के छात्रवृत्ति में जो बढ़ोतरी की जाए और जीरो बैलेंस पर एडमिशन कराया जाए। इसी तरह का आंदोलन सर उत्तर प्रदेश के कई विश्वविद्यालय जैसे BHU, पूर्वांचल और आजमगढ़ का महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में भी जारी है। सर, केंद्र और राज्य दोनों में आपकी सरकार चल रही है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इसमें हस्तक्षेप करें और गरीब, शोषित, वंचित छात्रों की मांगों को पूरा करें। साथ ही एक और समस्या की तरफ आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी। प्लीज कंक्लूड। आजमगढ़ का महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में अभी
अभी बीएड की काउंसलिंग कराई गई जिसमें रिटन और प्रैक्टिकल नंबर कम दिए गए। सर, अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में काफी कम अंक वहां प्राप्त हुए हैं, जिससे छात्रों ने महाराजा विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में एडमिशन नहीं लिया है और जिसके कारण हजारों की सीट खाली रह गई है। मेरा अनुरोध है कि सर सभी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाने का अवसर दिया है। भारत सरकार का जो खनिज एक्ट है उसके अंतर्गत डीएमएफ का प्रावधान है, जिला खनिज निधि का, जिसके माध्यम से जहां पर भी खनन होता है वहां पे क्षेत्रीय विकास के लिए 10% पैसा टैक्स लगाया जाता है। सभापति महोदय, और ये जिला अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी है जो उस पैसे को खर्च करती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है, 2 निवेदन है। एक तो जो जिला खनिज कमेटी है उसकी अध्यक्षता जिला अधिकारी के बजाय सांसद को बनाया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से वो पैसा खर्च हो पाए। दूसरा, उसमें माननीय सभापति महोदय एक जरूरी बात नहीं आई। दूसरा विषय क्या, जो 10% टैक्स लगाया गया है वो पैसे की वसूली नहीं हो रही है, क्योंकि उसमें जो प्रोविजन है कि जितने के जिस रेट से खनिज का अलॉटमेंट होगा उस पर टैक्स लगेगा। उस विवाद को लोग कोर्ट ले जाते हैं, जिसके कारण जिला खनिज निधि का पैसा वसूला नहीं जा रहा है। हजारों लाखों करोड़ रुपया ये खनिज वालों में बाकी है। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, इस पैसे के वसूली के लिए भी नियम बनाया जाए और इसका अध्यक्षता सांसदों को बनाया जाए। धन्यवाद सभापति जी। आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जैन तीर्थंकरों और अनंत संतों की मोक्ष स्थली श्री संवेश शिखर जी पारसनाथ पर्वतराज गिरिडीह झारखंड की पहचान बनाए रखने के लिए उसे पर्यटन के लिए घोषित इको सेंसिटिव जोन का मास्टर प्लान जो राज्य सरकार ने घोषित किया है उससे बाहर किया जाए। सरकार से निवेदन है कि उस स्थल को मदिरा एवं मांस विक्रय करने पर प्रतिबंधित किया जाए और इसलिए जैन समाज के हजारों लोग जो है वो अन्न त्याग दिए हैं और वो ये मांग के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। मेरा मंत्री जी से पुनः आग्रह है कि इसके ऊपर में तत्काल हस्तक्षेप करने का कष्ट करें। धन्यवाद। श्रीमती वीणा देवी जी। श्रीमती वीणा देवी जी। हाँ सर, मेरा नंबर है क्या? हेलो, नहीं मेरा नाम नहीं लिया यार। काल में विषय उठाते हुए कहना चाहती हूं कि मनरेगा मजदूर की मजदूरी आज भी बिहार में मात्र 210 रुपया है और साल में मात्र 100 दिन काम का समय सीमा है। इस समय देश में बढ़ती हुई महंगाई के कारण ग्रामीण रोजगार मजदूर का शहर की ओर पलायन से खेती के लिए मजदूर का मिलना मुश्किल हो गया है। इसलिए सदन के माध्यम से मैं केंद्र सरकार से मांग करती हूं कि मनरेगा मजदूर की मजदूरी बढ़ाकर प्रतिदिन 400 रुपये किया जाए और साल में 200 दिन काम का समय सीमा तय किया जाए। इससे ग्रामीण मजदूर को शहर की ओर पलायन रुकेगी और खेती के लिए किसानों को मजदूरी की समस्या नहीं होगी। महोदय, आपने बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। श्री अर्जुन लाल मीणा जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र उदयपुर राजस्थान से राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड RSMM एक सरकारी उपक्रम है। इसमें भ्रष्टाचार खूब बढ़ रहा है। व्यवसायियों का एक गिरोह हेर फेर करते हुए लगभग सभी बड़े अनुबंध अनुग्रहित करके RSMM को करोड़ों रुपए का घाटा दे रहे हैं। निविदाओं की शर्तों को भी प्रभावित कर रहे हैं, स्वयं के अनुकूल बनवाया जा रहा है और इन सभी अवैध गतिविधियों में स्थानीय और प्रशासनिक अधिकारियों की संलिप्तता भी शामिल है। उदाहरण के तौर पर झामरकोटरा ONM पूर्व में RSMM द्वारा ही संचालन व रखरखाव का कार्य संपादित किया जाता था, जिसे अब नियोजित तरीके से ऐसी कंपनियों को दे दिया गया है जिसे संबंधित कार्य का कोई अनुभव नहीं है। झामरकोटरा माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट वर्तमान में मौजूदा ठेकेदार का अनुबंध समय से पूर्व खत्म करते हुए निविदा
चहेती कंपनी को दिया जाना निश्चित है और इसकी समय सीमा भी 20 वर्ष तक कर दी है। सेकेंडरी OIM कॉन्ट्रैक्ट भी BRP प्लांट स्थापित करने हेतु किसी निजी कंपनी को दे दिया है, जिसके लिए भूमि आवंटन वर्तमान में प्रतिलक्षित है। अतः मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए केंद्रीय स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराई जाए। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर मोहम्मद सदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। सर आप जी ने मैंने बोलने का मौका दिता। सर सियाणे कहते ने पैसा कोई खास तो सहारा नहीं, लेकिन पैसे बिना भी कोई गुजारा नहीं। सर मैं जो समझिया ਅਤੇ जो कह रहा हाँ वो ये है कि केंद्र का देश के किसानों प्रति कोई वतीरा बहुता वधिया नहीं है। सरकार ने देश के अन्नदाता किसानों को भरोसा दिता सी कि किसान की आमदन दुगनी करांगे। सरकार ने अपने बोल तो पुगा दिते, पर उल्टे खेतीबाड़ी की लागत दुगनी कर दी, पर किसान की आमदन उत्थे दी उत्थे खड़ी है। सर मैं आप जी के माध्यम नाल कहना चाहना कि खाद महंगी, कीड़े मार दवाइयां महंगियां, ट्रैक्टर के पुर्जे महंगे, डीजल महंगा, सारिया चीज़ों से GST ला के होर टैक्स वगैरह इधर उधर ला के सरकार ने अपना बब्बर तो भर लिया, पर लोगों के भांडे मुद्दे मार दिते। सरकार अपने मुँहों कहती फिरदी है आपे तो मैं रज्जी पुजी ते आपे मेरे बच्चे जीण। इसे सब का साथ ते सब का विकास कहते हैं। सर संयुक्त किसान मोर्चे ने 21 नवंबर 2021 सर समाप्त प्लीज आधा मिनट दे दियो। संयुक्त किसान मोर्चे ने 21 नवंबर 2021 ਨੂੰ सरकार ਨੂੰ एक पत्र लिख के कुछ मंगा रखियां सन। उस पत्र के जवाब में खेतीबाड़ी और किसान भलाई सकत्तर जी संजय अग्रवाल जी ने पत्र नंबर AFW 2021 मिक्स 1 विच किसानों को भरोसा दिता सी कि मोर्चा वापस ले लो, सारे मामले हल हो जाएंगे। सर एक गल हो मैं नहीं कहूँगा कि किसान का कुछ नहीं बनया, गरीब का कुछ नहीं बनया, गरीबों के बच्चों के सारे वजीफे बंद कर दिए गए ने। मैं एक बेनती यह करना आखिरी बई श्री सत्कारयोग प्रधानमंत्री जी के बहुत ही खूबसूरत अते मन लुभावने नारे नाल एक तुक होर जोड़ दी जाए। वो ये है कि सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ते गरीबों के हकों का सत्यानाश। जय हिंद। वीरेंद्र सभापति महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर इस संसद के माध्यम से देश को यह बताना चाहते हैं और सभी संसद सदस्यों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपने अपने क्षेत्र में इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। लाखों एकड़ जमीन जल जमाव के कारण से उस पर एक भी फसल नहीं हो पाती। मैं अपने संसदीय क्षेत्र में सभापति महोदय बलिया में कटहर नाला, भागड़ नाला और सुरहा ताल एशिया का सबसे बड़ा झील है। वहाँ हजारों एकड़ जमीन जल जमाव के कारण से खेती नहीं हो पाती थी, लेकिन मैंने वहाँ के जिलाधिकारी और मेरा क्षेत्र गाजीपुर और बलिया दोनों में पड़ता है, दोनों जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल और वहाँ खौरी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रशासनिक अधिकारियों को भी उनसे सबक लेनी चाहिए कि किस तरह शासन के सहयोग से प्रशासनिक अधिकारी कार्य करते हैं और किसानों की समृद्धि के लिए आगे बढ़ते हैं। जल संरक्षण आज देश की सबसे बड़ी जरूरत है। प्रधानमंत्री जी जल, जंगल, जमीन और जानवर के संरक्षण के लिए जो कार्य कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि सभी संसद सदस्यों को अपने संसदीय क्षेत्र में जल संरक्षण पर प्लीज। थैंक यू चेयरमैन। सर Okay. Thank you, Chairman. Virendra Singh ji. Thank you, Chairman. Sir, global warming is creating a lot of problem, especially in the Arabian coastal sea. It affects very badly on the fishermen community, and the people make a living depending upon the sea. Due to the change in the global climate, the situation in the coastal area is very vulnerable, especially in Kerala, where we have a long coastal area on the western coast. Due to this, the climatic change, many of the fishermen are in deep trouble because they don't have enough work and they need special support to the government. India has a very long coastal line, but sadly, the terrorists and the smugglers penetrate our country through these coasts and they pose a threat to us. To stop this, we should guard our coastal like we guard the border. Therefore,
I request that. कौन कौन किशन नाम हो? रवि किशन। हाँ आर के रवि किशन पटेल। धन्यवाद महोदय आपने। आर के सिंह पटेल। यस महोदय धन्यवाद आपके बाद में महोदय धन्यवाद महोदय आपके माध्यम से महोदय मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी चित्रकूट जहां पर 12 साल भगवान राम तपस्या किए हैं वहां से गुजर करके NH 35 झांसी बांदा अतर्रा चित्रकूट प्रयागराज से वाराणसी तक जाता है और उस मार्ग में अतर्रा और चित्रकूट दो ऐसे हमारे नगर पालिकाएं हैं जहां पर अंदर से गुजर करके ये मार्ग जाता है। वहां जाम की स्थिति बनी रहती है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिल्ली से जोड़ दिया है उसी मार्ग में, तो वहां जाम और बढ़ गया है। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है बोलो मनीष। Thank you. Mr. Chairperson, sir, the Law Minister of the country recently gave a statement saying that Supreme Court should not hear frivolous PILs and bail applications. He further went on to say that Supreme Court judges take too many vacations and then questioned the process of appointments of to the higher judiciary. It raises a very fundamental question, Mr. Chairperson. Does this government believe in liberty? Does this government believe in Article 21? Is this government trying to orchestrate a confrontation with the judiciary? बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मेरी लोकसभा के जनहित के मुद्दे को उठाने का मुझे सौभाग्य दिया। सभापति महोदय, राजस्थान में खाटू श्याम तीर्थ है और मेरी लोकसभा सिरसा से हजारों की संख्या में रोजाना वहां पर जो है वो तीर्थयात्री जाते हैं। सभापति महोदय की वहां पर सीधी कोई रेल सेवा नहीं है, तो इस साल के शुरुआत में खाटू धाम के मेले को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 09711 नरवाना जयपुर वाया रिंगस मेला स्पेशल और सिरसा जयपुर वाया रिंगस का संचालन किया था और वो बेहद ही सफल रहा। लेकिन सभापति महोदय क्योंकि अब वो बंद कर दिया और बंद करने के बाद हालात अब ये हो रहे हैं कि यहाँ पर मैंने भी बात तो बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। पिछले एक माह से मेरे संसदीय क्षेत्र बांदीकुई में लगातार धरना चल रहा है। दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेस वे में दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे के चैलेंज 169.800 पर बांदीकुई जयपुर से कनेक्टिविटी दी जा रही है और इस कनेक्टिविटी में बांदीकुई के सैकड़ों गांव प्रभावित हो रहे हैं। किसानों की जमीन दो तरफ हो रही है, तो राजमार्ग 25 को जोड़ने के लिए एंट्री और एग्जिट का प्रदान हमें किया जाए, अन्यथा हमारे संसदीय क्षेत्र के अधिकांश लोग इस पर धरने पर बैठे हुए हैं। माननीय सभा Thank you, sir. Sir, elephants move a long distance in search of food and require substantial area, but habitat loss, expansion of human habitation and fragmentation of traditional elephant corridors has forced the elephant to split into a number of meta-populations or herds and move to new areas in search of food and shelter. As a result of this, the interface of elephant and man has increased manifold. Sir, elephant corridors acts as a passage for the animals to move from place to place without any hindrance. However, there is a concern with regard to safety of the animals in the mining areas. It is often seen that in mining areas, large mass of landscapes endangers the lives of these precious animals. Under such scenario, there is a need to ensure safety of elephant corridors both in mining areas and other areas where corridors exist. Therefore, I urge upon the Minister of Environment, Forest and Climate Change to make a study on the safety of elephant corridors and also take necessary steps to safeguard these corridors. Thank you, sir.
Please conclude. Your last word. हाँ जी सभापति महोदय जी, मैं बता रही थी कि जो मेला स्पेशल ट्रेन शुरू करी गई थी वो ट्रेन अब बंद हो गई हैं, तो उन ट्रेन के लिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जाखल से जयपुर वाया रिंगस नई ट्रेन, कोटा से हिसार एक्सप्रेस को सिरसा तक बढ़ाया जाए, जिसकी रेलवे बोर्ड ने पहले भी मंजूरी दे दी थी और अभी तक उसका विस्तार नहीं हुआ। इसके साथ साथ 0970506 जयपुर सादुलपुर पैसेंजर ट्रेन का विस्तार एलनाबाद के रास्ते हनुमानगढ़ किया जाए। Okay. Thank you, Chairman Sir. Arising out of a strike by the lawyers of western part of Odisha, demanding permanent bench of Odisha High Court in western part of Odisha, on last Monday, 43 lawyers have already been arrested. The Bar Council of India has suspended the license of the entire members of the bar, including me, sir. There is unpleasant situation, tense situation, and the court work has collapsed. I request the law minister to kindly take up the matter with the chief minister of Odisha and the Bar Council of India. मैं भी पूछूंगी। धन्यवाद आदरणीय सभापति जी, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान चाइनीज मांझे के उपयोग से होने वाली दुर्घटनाओं को आकृष्ट करना चाहता हूं। यह मांझा जानलेवा होने के साथ ही जहरीले नॉन बायोडिग्रेडेबल संगठनों से निर्मित होने के कारण पर्यावरणीय दृष्टि से भी बहुत हानिकारक है। कुछ प्रदेशों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत चाइनीज मांझा की बिक्री व उपयोग प्रतिबंधित किया हुआ है। इस प्रतिबंध के बावजूद मांझे से हो रही दुर्घटनाओं पर प्रभावकारी रोक नहीं लग पाई है। दुर्घटना होने पर मांझा प्रयोग करने वाले व्यक्ति को पहचानना व पकड़ना मुश्किल होता है तथा मांझा बेचने वाले के विरुद्ध कार्रवाई का कोई सख्त प्रावधान नहीं होने के कारण इस मांझे के विक्रेता कानूनी दायरे से बाहर चले जाते हैं। महोदय, चाइनीज मांझे के कारण निरंतर दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस मांझे की चपेट में आने वाले टू व्हीलर पर चलने वाले व्यक्तियों की गर्दन कट जाती है तथा यह मांझा विद्युत का शौचालय होने के कारण हाई टेंशन तारों को छूता हुआ राह चलते धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने प्लीज कर दूं बस खाली सर। अध्यक्ष, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है सरकार से कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में पर्यावरण एवं जीवन के लिए खतरनाक चाइनीज मांझा अथवा इसी प्रकार के हानिकारक मांझे के भंडारण, बिक्री व उपयोग पर प्रभावी प्रतिबंध लगाया जाए तथा इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया। ये बहुत ही अहम मुद्दा जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं आपके माध्यम से। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना आरंभ की। इसके तहत पात्र को व्यक्ति को इलाज हेतु भारत सरकार द्वारा 5 लाख रुपए की सहायता मिलती है। इस योजना के अंतर्गत सभी सेक्टर के लोग इसका लाभ सफलतापूर्वक ले रहे हैं। इसकी योजना में 14.75 करोड़ परिवार सहित 72 करोड़ लोग शामिल किए गए। लेकिन महोदय, केंद्र सरकार की सोच मंशा को अनुरूप सभी पात्रों को इसका लाभ मिले बहुत आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं इसका प्रचार। Thank you, Chairman, sir. Sir, my zero-hour submission is in respect of increasing the ceiling limit of salary and wages of employees for the ESI Corporation benefit. Sir, you may kindly see the ESI Corporation has decided and recommended to the government for enhancing the ceiling limit of the salaries of the employees who are working in establishment from 21,000 to 40,000 rupees. Unfortunately, the decision of the ESI Corporation is pending with the union government. The wages and salaries of employees were increased due to the inflation and price rise. So hence I request that initiate immediate action from the government of India, especially the Labour Ministry, for enhancing the monthly income. The House stand adjourned to meet again at 2:20 p.m.